गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हमने की थी बाबर से। बाबर और कब से कब तक? 1526 से 1530। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं, तो सबसे पहला अभियान जो भारत के ऊपर किया था वो था भेरा या बाजोर का अभियान। भेरा बाजोर का अभियान, और इसी में सबसे पहले उसने तोपखाने का या बारूद का प्रयोग भी किया था। इसके बाद में उसने और अभियान किया। सबसे महत्वपूर्ण अभियान था उसका 5वां, और वो कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। कितना अप्रैल? कभी तक नहीं जी, 21 अप्रैल। 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। और उसके बाद में अगले ही वर्ष राणा सांगा के विरुद्ध कौन सा? खानवा का युद्ध, जिसमें जिहाद का नारा दिया था। पहली बार उसने किस आक्रमण में जिहाद का नारा दिया था? ऐसे सरल से क्वेश्चन पूछते, कभी ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछते। और उसके बाद में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के विरुद्ध। इसमें जिहाद का नारा तो दिया था, लेकिन इसमें मीनार भी बनाई थी उसने, राजपूतों के सिरों की मीनार बनाई थी। और उसके बाद में घाघरा का युद्ध, जो अफगानों के विरुद्ध किया था। और अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था इसमें? महमूद लोदी। इसके बाद में अपन ने पढ़ा बाबर के बाद हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540, ये पहले चरण का शासनकाल। और दूसरा है 1555 से 1556। दो चरणों में इसने शासन किया है, 1530 से 1540। और इसमें महत्वपूर्ण 1532 का दोहरिया का युद्ध, और दो उसने चुनार के अभियान किए थे। चुनार का किला किसके अधिकार क्षेत्र में था? शेरशाह सूरी के क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में था। पहली बार तो उसने समझौता कर लिया, कुतुब खान को हुमायूं की शरण में भेज दिया। और दूसरी बार जो 1537-38 के लगभग में हुआ, उसमें वो बाहर निकलकर बंगाल बिहार के उधर कत्लेआम करते हुए चला गया। फिर चौसा का युद्ध 1539, ये कर्मनाशा नदी के किनारे तट पर हुआ था। गंगा नदी में बाढ़ थी और ये घोड़े सहित नदी में कूद गए थे। एक भिश्ती ने इनको बचाया था। फिर अपन ने पढ़ा बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, ये निर्णायक युद्ध 1540। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया, या निर्वासित जीवन फिर उसने जिया। और वो ईरान के शाह के पास गए, उनकी मदद से उन्होंने काबुल पर अधिकार किया और धीरे धीरे साम्राज्य को वापस करने की कोशिश की। उसी बीच में अपन ने शेरशाह सूरी का चैप्टर पढ़ा, और यह है 1540 से 1555 तक शासन किया कुल मिला के। शेरशाह सूरी ने तो 1540 से 1545 तक 5 वर्ष शासन किया, लेकिन उसके वंश ने 1540 से 1555 तक कितने वर्ष? 15 वर्ष इन्होंने शासन किया। 1540 से 1545 5 वर्ष के शासन काल में शेरशाह अमर हो गया। उसका नाम इतना फेमस है कि पाकिस्तान की सरकार कुछ करती है तो उस अभियान का नाम शेरशाह रख देती है। अभी तो भारत में भी ये काम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण उसका काल रहा है। लेकिन उसकी मृत्यु हुई कालिंजर के अभियान में, कालिंजर के किले के दौरान 1545। क्या 1545 में क्या बोल दिया? 1545। और उसके बाद में आदिल शाह सूर, इब्राहिम शाह सूर, ये इन्होंने शासन किया। सरहिंद का युद्ध और मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, इन दोनों में हुमायूं ने विजय प्राप्त की और फिर दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लिया। फिर हम देखते हैं कि दिल्ली पर अधिकार किसने कर लिया था? हेमू। दिल्ली पर किसने अधिकार कर लिया था? हेमू। और यहाँ शुरू होता है
मुगल बादशाह अकबर, और ये है 1556 से 1605 तक। इससे पहले अभी पढ़ा अपन ने 1556 से 1605 तक। बड़े महत्वपूर्ण, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे सुधार कार्यों की बात करें या विजय अभियान की बात करें, धार्मिक कार्यों की बात करें, कहीं से न कहीं से इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। 1556 में जन्म की उसकी कहानी देखो। जब ये घुमक्कड़ जीवन जी रहे थे तभी हुमायूं ने विवाह किया, और वही अक्टूबर 1542 में राणा वीर साल के महल में, अमरकोट के राणा वीर साल के महल में उसका जन्म हुआ। जब ये कम उम्र का था तभी इनके भाई कामरान से काबुल को लेकर इनका विवाद हुआ, और उसने तोप के मुंह से इसको लटका दिया था, तब बाल बाल बचाए। 9 वर्ष की आयु में इसे गजनी का सूबेदार बना दिया गया। 9 वर्ष की आयु में गजनी का सूबेदार बनाया। संरक्षक कौन था इनका? मुनीम खान। मुनीम खान संरक्षक कौन था इनका? मुनीम खान था। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक। फिर 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई अकस्मात सीढ़ियों से गिरकर। तब बैरम खान को ऐसा लग रहा था दिल्ली आगरा पर कोई भी कब्जा कर सकता है, और ये उस समय वहां पर था नहीं, न तो बैरम खान था ना ही अकबर। और उस समय ये कहा था? कलानौर में था, पंजाब के कलानौर में था। तो वहीं पर उसका राज्याभिषेक कर दिया ताकि कोई भी गद्दी न छीन सके। बैरम खान ने कलानौर में उसका राज्याभिषेक कर दिया, और जैसे ये वापस आए तब तक देखते हैं कि दिल्ली पर तो हेमू ने अधिकार कर लिया है। हेमू ने अधिकार कर लिया, और बैरम खान जानता था कि जब तक दिल्ली पर अधिकार नहीं कर सकते हम अपने आप को बादशाह घोषित नहीं कर सकते। हम घोषित तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने मानने को भी तो हो ना कि ये हमारे बादशाह है। तो उन्होंने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा। कब हुआ? नवंबर में हुआ है, 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556। और इसमें हेमू और बैरम खान, या हेमू और अकबर जीत रहा था हेमू, लेकिन एक दुश्मन का तीर आके उसकी आंख में लग गया भीड़, और वो उसको पराजित हुआ। अकबर, बोला जाता है कि बैरम खान ने अकबर को इतना उकसाया कि उसने वही युद्ध स्थल पर ही हेमू की हत्या कर दी थी। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि अकबर तैयार ही नहीं था, तो बैरम खान ने खुद उसकी हत्या कर दी। जो भी हुआ हो, उसके बाद में फिर बैरम खान का पतन 1556 से 1560 के बीच में, तिलवाड़ा का युद्ध। किसने हत्या की थी उसकी? बैरम खान की। आपने नहीं की, मुझे पता है, पर किसने की ये तो पता होना चाहिए, गवाही तो देना पड़ेगा आपको। नहीं बताओगे तो आप खुद ही गुनहगार कहलाओगे। हाँ जी, मुबारक खान क्यों की थी? हाँ, मच्छीवाड़ा का युद्ध जो 1555 में हुआ था, उसमें बैरम खान ने उसके पिता की हत्या कर दी थी, तो उसका बदला लेने के लिए। लेकिन कुछ बात तो कुछ और भी है। ये बोला जाता है कि अकबर ने उसकी हत्या करवा दी थी, ऐसा भी कुछ इतिहासकार बोलते हैं। ठीक, खत्म हो गई बात। फिर पेटीकोट शासन 1560 से 1562। कौन था उसका मुखिया? यूनेज नहीं पता होगा क्योंकि आप आए नहीं। हाँ, मोहित जी, जी अनगर, आदम खान, महामंद। गुड, बस सर। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है बच्चे जवाब देते हैं तो भी कुछ पढ़ रहे करके हैं, तो जवाब देना चाहिए। तीसरी चौथी बार रिवीजन जिस एक ही बात का कर रहे हैं तो उसको याद करना है। मैंने हिस्ट्री याद करने का तरीका भी बताया था। हम नए से शुरुआत करेंगे कभी याद नहीं होगा। हम याद तभी कर सकते हैं हिस्ट्री को जब वो शुरुआत से उसको पढ़ना शुरू करें। ठीक, तो उसके बाद में अपन ने देखा पेटीकोट शासन 1560 से 1562। अकबर इससे भी मुक्त हुआ। हरम दल भी बोला जाता है कभी कभी इसे, हरम दल के रूप में, या जुंता गुट के नाम से भी
नहीं, जुनता गुट नहीं, जुनता गुट आज पढ़ेंगे अपन, इसे बोलते थे अत का खेल, अत का खेल। ठीक है। अब फिर पहला अभियान 1561 मालवा का अभियान था, और इस अभियान में आदम खान को भेजा था, क्योंकि आदम खान मुखिया था, पर्दा प्रथा का, पेटीकोट शासन का था, बोला होगा कि इन्हीं को भेज दो। और इसने बाज बहादुर को पराजित किया। बाज बहादुर कहाँ चला गया? मेड़ता चला गया, मेवाड़ के शासक के पास में चला गया। तो मेवाड़ से युद्ध भी अवश्य हो गया कि अब इससे लड़ना ही है करके, क्योंकि उसने शरण दे दी थी। और दूसरा इधर इसको अपदस्थ कर दिया और किसी और को भेजा। ठीक। फिर हमने उसके महत्वपूर्ण अभियानों में देखा गढ़कटंगा का अभियान 1564, आसफ खान को भेजा था, वह रानी दुर्गावती शासन कर रही थी, कुंवर वीर नारायण की संरक्षिका थी, वो दलपत शाह की पत्नी थी, चंदेल वंशीय शासक कीर्ति सिंह की पुत्री थी। ये सब अपन में पढ़ा। फिर उसके बाद में अपन दक्षिण अभियान पढ़ा अपन ने, गुजरात अभियान 1570, 71, 72, 73। ठीक, ये गुजरात अभियान से संबंधित बात है। पहली बार उसने समुद्र देखा था गुजरात अभियान के दौरान, पहली बार उसने पुर्तगालियों से मुलाकात की थी। उसने क्यों किया था गुजरात अभियान? क्योंकि वो व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, साथ ही वो मक्का जाने का रास्ता वहां पर था। ये दोनों बातों को देखकर जैसे वो अभियान करके वापस लौटा, आगरा गए, देखा कि फिर से वही पुरानी स्थिति वापस हो गई है, तो तुरंत ही वापस हुआ। इसलिए इसे विश्व का सबसे द्रुतगामी अभियान कहा जाता है। और फिर वो वापस फतेहपुर सीकरी गया, फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। आज उसका संबंध है कि फतेहपुर सीकरी से इतना लगाव क्यों था उसको। ठीक, फतेहपुर सीकरी नगर जो है वो अकबर ने बसाया है। मैं गया था वहां देखने के लिए। बहुत ऊंचाई पर 2 गांव है वहां पर, एक राजस्थान में आता है, एक यूपी में आता है। बॉर्डर पर 2 गांव है, एक फतेहपुर अलग है और सीकरी अलग है। तो बहुत ऊंचाई पर इन्होंने बसाया है एक शहर। वहां शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, और उन्हीं के आशीर्वाद से सलीम, मतलब उनके विवाह होने के बहुत दिन तक उनको कोई पुत्र नहीं था अकबर का। दोनों ने पैदल यात्रा की थी इस दरगाह पर, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर पैदल यात्रा की थी, और फिर उनके आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और उसका नाम उन्होंने रखा सलीम, उनका नाम रखा सलीम। और उन्हीं की याद में उन्होंने वहां दरगाह भी बनाई है, एक शहर भी बसाया है, और साथ ही गुजरात विजय अभियान के उपलक्ष्य में उन्होंने वहां पर बुलंद दरवाजा भी बसाया है। लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर है, चूंकि राजस्थान एरिया है और वहां पानी की कमी है, तो ऐसा बोला जाता है कि वहां पानी की बहुत कमी थी, तो इसलिए वापस उन्होंने राजधानी कहाँ लेके आ गए? आगरा लेके आ गए। कुछ समय के लिए जो राजधानी रही है वो फतेहपुर सीकरी में भी रही है। वहां बीरबल महल, जोधाबाई का पंचमहल, सब कुछ बहुत बड़ा दर्शनीय स्थल है। एक बार यदि इतिहास को समझना है तो वहां जाना चाहिए। यदि हमें मुगल काल को समझना है तो दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, ये सब हमें देखना चाहिए। इसके बाद गुजरात अभियान के बाद असीरगढ़ का अभियान सबसे अंतिम अभियान था। दक्षिण अभियानों में यदि हम इसे देखते हैं तो फिर अहमदनगर अभियान, अहमदनगर की शासिका कौन थी? चांदबी। ठीक, उसके बाद असीरगढ़ अभियान जो 1601 अकबर द्वारा किया गया अंतिम अभियान, इसे खानदेश अभियान भी बोल सकते हैं, और इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था। असीरगढ़ के किले को या बुरहानपुर के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था, और ये बोला जाता है कि ये वो किला था जिसका जो ताला है सोने की कुंजियों से खोला गया था। क्लियर हो गया? अब यूसुफ जाइयों का एक विद्रोह हुआ था 1586 में, इसमें बिरबल मारा गया। एक वीर सिंह बुंदेला था और उसने किसकी? अबुल फजल की हत्या कर दी थी। तो
अकबर के जो बड़े करीबी थे वो लोग अब बचे नहीं थे, तो बहुत कम उम्र में, अब देखो जन्म उसका 1542 में, मृत्यु 1605 में, तो कितना 50 और 8 और 5 13, 63 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई। कितनी? 63 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई। और हम बात कर रहे हैं 1600 ईस्वी की, 16वीं 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो उस समय तो लोगों का जीवन काल लंबा होता था, 100 साल, 110 साल, 115 साल, 120 साल तक लोग बाग जीते थे। वैसे मनुष्य की औसत आयु कितनी है डॉक्टर साहब, आप बताएं? मैक्सिमम 100 साल मिलती है। मैक्सिमम तो नहीं है बल्कि सब 65 पे तो अभी इस काल के हिसाब से नहीं, वो जीवन प्रत्याशा नहीं सुनना मुझे। जीवन प्रत्याशा तो मैं बताऊंगा क्योंकि मैं अर्थशास्त्री हूँ, आप डॉक्टर साहब हो, तो आप औसत आयु बताएंगे। औसत आयु नहीं कि जैसे हाथी की 200 साल है, कुत्ता 20 साल, तो ऐसे मनुष्य की कितनी है? कोई है क्या जीव विज्ञान वाला, वनस्पति शास्त्र नहीं, कौन सा प्राणी शास्त्र वाला? कितनी? अभी के फिलहाल में तो 60। वर्तमान की नहीं, वर्तमान की मैं बताऊंगा, वर्तमान की मैं बताऊंगा जीवन प्रत्याशा कितनी है। ये वो मुझे ऐसा पता है, आप उसको कंफर्म कर लेना, 300 साल है। कितनी? लगभग 300 साल। मनुष्य यदि जो प्राकृतिक वातावरण में जैसा रहना चाहिए वैसा यदि जीवन जिए, कुछ भी बाहरी तत्वों को ग्रहण न करे, तो कितनी? जैसे हमारे 300 में जो ऋषि मुनि रहे हैं, हाँ 300 साल, 300 साल 300 साल की बोला गया है। कितनी? विजय सपना मत देख रहा है कि हम 300 साल जिएंगे। अब कंफर्म कर लेना, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, किसी ने बताया, मैंने सुन लिया और आप लोगों को बता दिया। मेरा काम ही है इधर उधर से कुछ अच्छी बातें सुनना और आप लोगों को बता देना। तो लेकिन इनकी उम्र मात्र इतनी सी रही है, और दिल्ली सल्तनत का बादशाह, दिल्ली पूरे भारत का बादशाह, तो कुछ ना कुछ तो परेशानी नहीं होगी उसको। ठीक, तो ये कारण ये भी बोला जाता है कि उसका कोई अपना बचा नहीं था, पुत्र जो था वो विद्रोह कर रहा था, तो इसलिए वो बहुत दुखी था। और एक बीमारी हुई थी उसे, पेचिस, पेचिस की बीमारी से उसकी, जलोदर भी बोला जाता है शायद, जलोदर, ऐसी बीमारी से उसकी मृत्यु हुई 1605 में। और अब शुरू होता है जहांगीर। जहांगीर, जहांगीर का मतलब होता है, क्या होता है? जैसे हुमायूं का तो बता दिया था मैंने, क्या? भाग्यवान। जहांगीर का मतलब क्या होता है? प्रिया बताइए। जहांगीर, जहां यानी क्या होता है? संसार, गीर मतलब मालिक, विश्व विजेता। जहांगीर का मतलब क्या होता है? विश्व विजेता। जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। जन्म की बात करें हम, जन्म 1569 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। मां का नाम, यहां मां का नाम देखना बहुत जरूरी होता है। क्या नाम था मां का इनके? हरकाबाई। हरकाबाई कौन थी ये? जय आमिर राजा, आमिर राजा नहीं, भारमल नहीं, सॉरी, भगवान दास है। भारमल, भारमल के बाद भगवान दास है। भगवान दास की पुत्री हरकाबाई, हरकाबाई। और इसका दूसरा नाम क्या मिलता है? मरियम, मरियम उज मानी। एक और नाम मिलता है इसका, जोधाबाई, जोधाबाई।
जोधाबाई भी इन्हीं का नाम मिलता है। ठीक। बचपन का नाम क्या था इनका? बचपन का नाम, बचपन का नाम था इसका शेखो बाबा। शेखो बाबा के करे से बुलाते थे, बहुत लाड़ प्यार से, बहुत ही लाड़ प्यार से। सलीम भी नाम था इनका, सलीम। और राज्याभिषेक किस नाम से हुआ इनका? राज्याभिषेक, राज्याभिषेक हुआ है नूरुद्दीन मोहम्मद, नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाह, बादशाह जहांगीर गाजी। गाजी, गाजी का अर्थ भी बताया था मैंने, धर्म रक्षक, धर्म का रक्षक, मुसलमानों का संरक्षक इसे कहा गया। तो ये उनकी उपाधि, नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाह जहांगीर गाजी। कल रात को मैं 11:30 बजे के लगभग शादी में से आया और टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहा था, एक इंटरव्यू चल रहा था। उससे एक लड़के से पूछा, मैंने 2 ही मिनट देखा, ज़्यादा नहीं देखा, 2 ही मिनट देखा। तो वो बोलता है तुम किसको फॉलो करते हो, तुम अपना आदर्श किसको मानते हो? तो बोलता है कि सर मैं APJ अब्दुल कलाम को मानता हूँ। तो उसने बोला चलो ठीक है, उसका पूरा नाम बता दो, उसका पूरा नाम बता दो। उसको नहीं पता था। कैसे फॉलोअर हो आप, कैसे फॉलो करते हो उसको, कैसा अपना आदर्श मानते हो? तो जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी तो हमें होनी चाहिए। तो जहांगीर का यदि कोई इनको अपना आदर्श माने तो भाई इनका पूरा नाम तो पता होना ही चाहिए, नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाह जहांगीर गाजी। इनके शिक्षक का नाम भी पढ़ते हैं हम, शिक्षक। कल अपन ने अकबर के शिक्षक का नाम पढ़ा, अब्दुल लतीफ। 2 संरक्षक थे उसके, एक जब गजनी में था तो मुनीम खान, और जब भारत में बैरम खान। राजनीतिक गुरु बैरम, राजनीतिक गुरु या सैनिक गुरु बैरम खान, धार्मिक गुरु अब्दुल लतीफ। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, ये बात तो अपन ने की नहीं 2 दिन में। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, कहाँ पढ़ता? क्योंकि उसका कोई स्थायित्व था ही नहीं, एक जगह रहा ही नहीं कभी। ठीक, तो अपने पिता के साथ में इधर उधर वो भटकते रहे। और जब पढ़ने लिखने की उम्र थी तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो उनको पूरा शासन संभालना था। तो पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसे वो इस बात को जानता था, वो इस बात को जानता था कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है करके। ये अपने समय का ये सबसे पढ़ा लिखा बादशाह, बहुत पढ़ा लिखा था ये। क्यों? क्योंकि अकबर ने शासन 1556 से 1605 तक 50 साल तक तो शासन किया। अब इसके पास कौन सा काम है, पढ़ो लिखो अब जब तक। और ये इंतजार कर रहे थे कि हमारे पापा रिटायर हो जाए और हम दिल्ली की गद्दी पर बैठे। इंतजार खूब किया उन्होंने, नहीं जमा तो फिर विद्रोह भी करेंगे, नहीं जमेगा तो फिर विद्रोह भी करेंगे कि भाई हमें भी तो मौका मिले दिल्ली के ऊपर शासन करने का। क्योंकि 50 साल तक शासन करना एक ही व्यक्ति के द्वारा बहुत लंबी अवधि हो जाएगी। यदि अभी एक ही व्यक्ति यदि 50 साल तक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने रहे तो हम लोग क्या सोचेंगे? क्या आस्था जी होना चाहिए क्या ऐसा? 50 साल तक नहीं होना चाहिए ना, परिवर्तन होना चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं शिक्षक इनके अब्दुल रहीम खान खाना। इनको तो पढ़ा है अपन ने, अब्दुल रहीम खान खाना किसके पुत्र थे? मैं मोहित जी बता। गुड, बहुत शानदार, खुश कर देते हो। बैरम खान के पुत्र थे, बैरम खान के पुत्र थे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इनके विवाह की। विवाह, हम पूरे विवाह की भी तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण विवाह है उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला विवाह हुआ इनका आमिर, आमिर की राजा
आमेर के राजा, ये भगवान दास नहीं आएगा यहाँ पे, भारमल ही आएगा, गलती होगी, भारमल। भारमल, ठीक है। यहाँ है आमेर के राजा भगवान दास, भगवान दास की पुत्री, भगवान दास की पुत्री, आमेर के, इसे मोटा राजा भी कहते हैं, भगवान दास की पुत्री मानबाई से विवाह हुआ, मानबाई, मानबाई से विवाह, मानबाई से विवाह। बड़ी कहानी है इनके विषय में। सर जहांगीर की जो वाइफ थी उसमें नूरजहां का भी जिक्र हुआ। हाँ बिल्कुल करेंगे अपन। और इसे उपाधि दी थी उन्होंने शाह बेगम की, शाह बेगम की, शाह बेगम की उपाधि दी थी। और ये बोला जाता है कि ये क्या थे, जैसे हुमायूं काय का शौकीन था, अफीम का शौकीन था, और ये काय के शौकीन थे, शराब के शौकीन थे, बहुत अधिक शराब पीते थे। तो ये शाह बेगम या मानबाई जो है इतनी दुखी हुई कि उन्होंने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। ये क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर की किस पत्नी ने या किस रानी ने जहर पीकर आत्महत्या की थी, तो वो थी मानबाई, मानबाई। और इससे एक पुत्र हुआ खुसरो, इससे एक पुत्र हुआ खुसरो। खुसरो, खुश रहो नहीं, खुसरो। नाम खुसरो था लेकिन खुश तो कभी रहा नहीं बेचारा। क्यों? क्योंकि बड़ा था ही परिवार में, तो जिम्मेदारी नहीं थी, शत्रु बहुत थे। क्योंकि सबको लगता था कि यार ये बड़ा है, सम्राट यही बनेगा, बड़ा है यही सम्राट बनेगा। और इसको लगता था कि मेरे दादाजी ने 50 साल तक शासन किया, मेरे पिताजी भी 50 साल तक शासन करेंगे, तो मुझे तो मौका मिलेगा ही नहीं, ये ऐसी इसकी सोच थी। तो इसने भी प्रयास किया है, बीच में अपन पढ़ेंगे कि 1616 में इसने विद्रोह कर दिया था। खुसरो के बारे में पढ़ रहे अपन। 1616 में इसने विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप जहांगीर ने इसे नजरबंद कर दिया, जहांगीर ने इसे नजरबंद कर दिया, नजरबंद कर दिया। नजरबंद करने में क्या होता है विजय में बताइए, नजरबंद कर नहीं। कोई बालिका यदि गलती करे है ना, तो उसके माँ बाप उसके बाहर आने जाने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दे कि अब तुम बिना मर्जी के दरवाजे से बाहर कदम भी नहीं रखोगे। तो ये क्या होगा, नजरबंद कर दिया, उसको कैद कर देना कुल मिलाकर। उसके आने जाने मिलने जुलने सब चीजों पर क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। और एक जगह उसको बैठा दिया कि यहाँ से सैनिक लगा दिए बाहर कि अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। क्लियर हो गई बात, ऐसा नजरबंद कर दिया। लेकिन खुसरो है, बादशाह का पुत्र है, तो कुछ तो दिमाग उसमें भी होगा, कुछ सैनिक उसके भी होंगे, ठीक। वो जैसे तैसे वहां से बाहर निकल गए। और बाहर निकल के किसके पास गया, किसके पास गया, संतोष नहीं, संतोष तो आए नहीं आज, तो पंकज जी को ही आज परेशान होना पड़ेगा। हम बताओ, ये सोच रहे होंगे कि वो कहीं पे भी जाए, मेरे को क्या लेना देना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो। क्योंकि वो ऐसे किसी के पास गया था, वो गया था सिखों के 5वें गुरु के पास। गुड, हाँ बताइए ऑनलाइन वाले। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नहीं जी, वीर सिंह बुंदेला सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास में गए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास में गए। एक चैप्टर हम इसी के सिखों के गुरुओं के विषय में पढ़ेंगे।
तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास में गए। अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया। जहांगीर को जब पता चला तो उन्होंने सिखों के 5वें गुरु को उपस्थित करने के लिए बोला और उनके ऊपर जुर्माना लगाया, आप इस्लाम कबूल कर लो, जुर्माना भरो नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। उन्होंने वो न तो जुर्माना भरा न ही इस्लाम कबूल किया। तो जहांगीर ने उसे फांसी दी थी, सिखों के 5वें गुरु। यहाँ क्वेश्चन बनता है, अर्जुन देव वाले कौन से गुरु थे? 5वें। और किसने फांसी दी थी? जहांगीर के द्वारा। ठीक, क्यों? खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण। दोनों तीनों बातें क्लियर हो गई यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब फिर वहां पर, लेकिन वो तो जीवित है। कौन? खुसरो। वहां से वो तो भाग गया था। लेकिन अब एक होता है बहरावल का युद्ध। बहरावल का युद्ध। बहरावल का युद्ध। बहरावल का युद्ध 1516। ये भी इसी साल की घटना है, 1516। ये किसके बीच में हुआ? बहरावल का युद्ध खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच। और इसमें फिर वो पराजित हुआ। कौन? खुसरो। अब जहांगीर ने क्या सोचा? जहांगीर ने सोचा कि भाई मेरे सिर्फ 2-4 बच्चों का शासक तो नहीं हूं मैं तो पूरे भारत का शासक हूं। और मैं इसे परिवार में उलझते रहूंगा, परिवार के बच्चे मेरे विद्रोह करते रहेंगे तो मैं शासन कैसे करूंगा? फिर बाहर वाले भी विद्रोह करेंगे। तो क्या करता हूं मैं? ऐसा सबक सिखा देता हूं कि दूसरा कोई विद्रोह करे ही नहीं। तो क्या किया उसने? दोनों आंखें निकाल दी उसके। किसकी? खुसरो की। उसे अंधा करवा दिया। ये क्वेश्चन भी बनता है कि जहांगीर ने अपने किस पुत्र को अंधा करवा दिया था? तो दोनों आंखें निकाल ली उसकी और उसको कैद खाने में डाल दिया। उसे अंधा करवा दिया और कैद खाने में डाल दिया। क्लियर हो गई ये बात? लेकिन एक और उसका उत्तराधिकारी जो बाद में शासक भी बनेगा और उसका नाम है खुर्रम। क्या नाम है? खुर्रम। अभी खुर्रम बता रहे हैं, फिर बाद में शाहजहां बताएंगे। अभी खुर्रम याद करो। अब खुर्रम को ऐसा लगेगा कि ये कैद खाने में तो है, लेकिन है तो ज्येष्ठ। सम्राट बनने का वास्तविक उत्तराधिकारी यही है। और जब तक ये है, अब चूंकि अंधा करवा दिया तो इसके साथ में सहानुभूति भी है, लोगों की सहानुभूति भी है। तो भाई इसको कभी भी कोई भी सम्राट बना सकता है। तो इसलिए खुर्रम ने उसकी हत्या करवा दी। उसकी हत्या किसने की? खुर्रम ने। क्लियर? पहला विवाह, उससे उत्पन्न संतान, चैप्टर खत्म। अब दूसरे विवाह की बात करते हैं। दूसरा विवाह, ये आमेर के राजा भगवान दास। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से इसका दूसरा विवाह। जगत गोसाई से दूसरा विवाह हुआ और इसका पुत्र है, इससे जो पुत्र हुआ वो है खुर्रम। इसका पुत्र है खुर्रम। दक्षिण अभियान की बात करें तो दक्षिण में एक शासक का नाम मिलता है, वो है मलिक अंबर। जैसे मलिक सरवर के बारे में पढ़ा अपन ने, कहां का था? जौनपुर का। वैसे अहमदनगर में एक व्यक्ति जिसका नाम है मलिक अंबर, बहुत सारे अभियान किए लेकिन इससे जीत नहीं पाए। जैसे अकबर के समय में भी हुए थे,
अहमदनगर वाला, बीजापुर वाला, गोलकुंडा वाला, ये अभियान हुए, लेकिन पूर्ण रूप से विजय प्राप्त नहीं हुई थी, और ये मलिक अंबर के कारण संभव भी नहीं लग रहा था। तो अंतिम रूप से जहांगीर ने किसको भेजा उसे दबाने के लिए? खुर्रम को। और खुर्रम ने उसको विजय प्राप्त की और अपने अधीन कर लिया, उससे समझौता कर लिया, फिर उसने कभी विद्रोह नहीं किया। तो इस विजय से खुश होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि दी थी। तो नाम क्या है उसका? खुर्रम, और उपाधि क्या है? शाहजहां। क्यों दी थी? मलिक अंबर से समझौता करने के कारण या उसको पराजित करने के कारण किसने दी थी? जहांगीर के द्वारा। ठीक, तो क्योंकि शाहजहां को हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो अभी यहाँ ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में तीसरा विवाह, रुखसाना बानो। रुखसाना बानो। तो ये जो है, ये ऐसा बोला जाता है कि इससे उसने विवाह भी नहीं किया था, लेकिन उसकी पत्नी थी, और उससे एक पुत्र हुआ, उसका नाम है परवेज, शहरयार। ये पुत्रों को हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है, सही जोड़ी में क्वेश्चन बना है, और आगे की जो हिस्ट्री होगी इनके ऊपर ही डिपेंड करेगी, इनके आपस में युद्ध होंगे ये वो, और उसके बाद में अगला बादशाह तय होगा। तो ये रुखसाना बानो और इसका पुत्र शहरयार। एक है सलमा बानो, और इससे एक पुत्र है परवेज। कौन है? परवेज। और एक, जैसे यूने जी ने बोला था, अब यूने जी इतने सीनियर मेरे प्रिय स्टूडेंट है कि मैं इनकी बात को कभी नकार नहीं सकता। नूरजहां का मतलब क्या होता है? आस्था आप ही बता दो, अब आपने नूरजहां का नाम लिया तो। नूर यानी क्या होता है? कविता मैडम बताइए। नूर यानी होता है रोशनी, संसार की रोशनी। पहले उसे नूर महल की उपाधि दी थी, बोले महल की रोशनी, इतनी सुंदर थी वो, उसे महल की रोशनी बोला गया। और फिर बाद में उसका नाम क्या रखा? नूरजहां, पूरे दुनिया की रोशनी, पूरी दुनिया। ठीक, अब उसका यदि इतिहास देखें नूरजहां का, तो एक व्यक्ति था, क्या नाम था? गयास बेग, जो इन्हीं की सेवा में था, और उसकी पुत्री थी, गयास बेग की पुत्री थी। और नूरजहां का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? अली कुली बेग। अफगान था, और शेर खान की उसे उपाधि दी थी, जहांगीर द्वारा उसे शेर खान की उपाधि दी थी। एक शेर की उसने हत्या कर दी थी, तो उसके जो उपाधि थी शेर खान की उपाधि, शेर अफगान के नाम से उसे जाना जाता था। और उसका जो नूरजहां, उसका वास्तविक नाम मेहरुन निसा, इससे विवाह हो चुका था, मेहरुन निसा से विवाह हो चुका था, पूरा लिखवाऊंगा मैं। जहांगीर को पता भी नहीं था, लेकिन जब पहली बार उसने देखा तो उसकी सुंदरता से बहुत अधिक मोहित हो गया। और ऐसा बोला जाता है कि एक युद्ध में जो है वो शेर अफगान की मृत्यु हो गई। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि साजिशबद्ध उसकी हत्या करवा दी थी। फिर 1611 ईस्वी में इसने विवाह कर लिया उससे, जहांगीर ने उससे विवाह कर लिया। और नूरजहां की एक पुत्री थी, लेकिन वो जहांगीर की नहीं थी, उसके पहले पति की एक पुत्री थी, और उसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम। तो ये नूरजहां वाला एक चैप्टर।
तो नूरजहां से उसने विवाह किया 1611 में, 1611 में, 1611 में। और उसकी एक पहले पति की पुत्री थी और उसका नाम है लाडली बेगम, लाडली बेगम। अब बात करते हैं, जैसे कल एक और हमारे प्रिय स्टूडेंट है, उन्होंने कल क्वेश्चन पूछा था, अनारकली वाला क्या प्रसंग है, अनारकली वाला प्रसंग। तो अनारकली को समझना है तो फिर आपको एक मूवी देख लेना चाहिए। कौन सी मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कौन सी मूवी है, आप लोग बता सकते हैं? इनको पता है? नहीं पता आपको? अरे यार मुझे भी याद नहीं आ रहा। अकबर की सल्तनत। हाँ? अकबर की सल्तनत। अकबर की सल्तनत नहीं, जिसमें अकबर भी है। कुछ पुरानी मूवी है। मुगले आजम। कौन सी मूवी है? मुगले आजम, बहुत पुरानी मूवी है मुगले आजम। ठीक, उसमें पूरा दिया हुआ है, अकबर, जहांगीर, जोधाबाई, इनकी पूरी कहानी दी हुई है। अनारकली की कहानी दी हुई है। इनका क्या, ये एक नाचने वाली थी ऐसा बोला जाता है, अनारकली। अनारकली, उसका वास्तविक नाम जो है वो नादिरा है। वास्तविक नाम क्या था? नादिरा। और जो जहांगीर है वो बचपन से, मतलब कम उम्र से ही उसके ऊपर बहुत मोहित थे, बहुत अधिक। और अकबर को ऐसा लगा कि भाई यदि ये ऐसा काम करते रहेगा तो फिर हमारे देश का क्या होगा, राजकाज का क्या होगा। वो जब मूवी का पोस्टर, जब बड़ा सा पोस्टर लगता था, पहले पोस्टर लगते थे मूवी के, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता था, मैं अपने बेटे के धड़कते हुए दिल को बहलाने के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकता। ये पृथ्वीराज कपूर जो मेन हीरो है उसमें, उसका डायलॉग है, अपने बेटे के धड़कते हुए दिल को बहलाने के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकता। तो ऐसा डायलॉग लिखा हुआ था उसमें। तो वो चाहता था कि मेरा बेटा सही रास्ते पे चले, और जब तक ये रहेगी अनारकली यहाँ पर, तब तक ये काम संभव नहीं है। अब उसको प्रेम कहानी के रूप में ढेर सारी कथा कहानियों में उसको बड़ा चढ़ाकर बताया गया, लेकिन इतना बड़ा कोई मैटर वो था नहीं। लेकिन है कहीं, लेकिन ये हकीकत है, इतिहास में इसका उल्लेख भी है। और अकबर ने क्या किया, उस अनारकली को जो है वो एक सुरंग के माध्यम से या गोपनीय तरीके से उसे बाहर भिजवा दिया, अपने राज्य से बाहर, जो धन संपत्ति जो देना हो या जो भी मैटर रहा हो उसको बाहर भिजवा दिया। और फिर बाद में जो है जहांगीर ने लाहौर में, अफगानिस्तान उसे भिजवा दिया था, जहांगीर ने लाहौर में उसका मकबरा भी बनवाया उसकी मृत्यु के बाद। जहांगीर ने लाहौर में उसका मकबरा बनाया और वो बनाया था 1615 में। अनारकली का मकबरा कहां पर है? लाहौर में। किसने बनवाया? जहांगीर ने। कब बनवाया? 1615 में, 1615 में। और क्या लिखा है इसके ऊपर? क्या लिखा है इसके ऊपर? कविता बहुत सी आ रही है। क्या लिखा है इसके ऊपर? ये कथन पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं ताजमहल पर, ताजमहल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये कहां लिखा हुआ? अनारकली के मकबरे पर। अब मुझे हिंदी में पता है, वो जो जिन शब्दों में लिखा है वो नहीं, उसका मुझे अर्थ पता है कि एक बार यदि मैं उसकी सूरत देख लूं, एक बार यदि मैं उसकी सूरत देख लूं, तो मैं कयामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा। ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर। यदि मुझे उसकी सूरत एक बार देखने को मिल जाए तो कयामत के दिन तक मैं अल्लाह का शुक्रिया करते रहूंगा। ये कथन लिखा है कहां पर? अनारकली के मकबरे पर। कहां बना है ये? लाहौर में। लाहौर में। कब बनाया? 1615 में। वास्तविक नाम क्या था उसका? नादिरा। नादिरा। क्लियर? तो ये हमने उनके विवाह की बात की। अब हम बात करते हैं उत्तराधिकार के लिए। उत्तराधिकार की बात करें
तो अकबर के 2 पुत्र थे, हमने पढ़ा था, मुराद, दानियाल। सबसे प्रिय पुत्र कौन था उनका? दानियाल। और इनकी मृत्यु हो गई थी पहले, तो अब कुछ बचा ही नहीं था। जहांगीर, अकबर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो 1605 में ही जो है अकबर बीमार हुआ, तो उसने अपनी पगड़ी और कटार देकर जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो कोई संघर्ष इनको करना नहीं पड़ा, उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष करना नहीं पड़ा। ठीक, अब हम बात करते हैं इनके न्याय की जंजीर। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर। अब देखो, जैसे ये शासक बने तो उन्होंने ढेर सारे जो है वो अध्यादेश जारी किए थे। 12 अध्यादेश इन्होंने जारी किए थे, और उसमें से एक अध्यादेश था न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर क्या था? आगरा का किला किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर। एक तरफ ताजमहल और दूसरी तरफ आगरे का किला। ताजमहल भी आगरा में है और आगरे का किला भी। ठीक है, मैं गया था दोनों को देखने के लिए, लेकिन आगरे के किले मैं 2 बार गया, लेकिन दोनों बार क्या हुआ कि उसमें अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, बाहर से ही दर्शन लाभ लिए। तो आगरे के किले की एक दीवार और यमुना नदी के तट पर उन्होंने एक बड़ा सा खंबा लगाया, और उन दोनों के बीच में एक जंजीर बांधी, और वो काय की थी? सोने की जंजीर थी। और ये बोला गया था कि यदि कोई आदमी परेशान है, उसे कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, तो कभी भी उस जंजीर को बजा सकता है और बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता है। तो ये न्याय की जंजीर क्लियर हो गया। किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। 12 घोषणाएं की। मतलब घोषणाएं का मतलब क्या बताया मैंने? अध्यादेश, जिसे आईने जहांगीरी कहा गया। आईने जहांगीरी कहा गया। उदार नीति का अनुसरण किया। युद्ध बंदियों को मुक्त कर दिया। विरोधियों को क्षमा कर दिया उसने, विरोधियों को क्षमा कर दिया। और एक व्यक्ति को बड़ा पद दिया उसने। किसको दिया है? ये आस्था तो नहीं बता पाएगी, क्योंकि कल परसों आई नहीं थी, नहीं तो बता देते, पूरा यकीन था कि बता देते। आज तो नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। आप तो बता देंगे। गुड, वीर सिंह बुंदेला को क्यों दिया था? क्योंकि उसने अबुल फजल की हत्या की थी। और किसके कहने पर की थी? जहांगीर के कहने पर की थी। ठीक, तो उसने अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुंदेला को 3000 का मनसब दिया। अबुल फजल के पुत्र अब्दुल रहमान को 2000 का मनसब। अब्दुल रहमान को 2000 का मनसब व मानसिंह के पुत्र महासिंह को 2000 का मनसब प्रदान किया। मिर्जा गयास बेग कौन था? मिर्जा गयास बेग नूरजहां का पिता। मिर्जा गयास बेग को एतमा
एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की। एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की। अब इनके समय के विद्रोह पढ़ेंगे। ये मिटा रहा हूं ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। विद्रोह, तो सबसे पहला विद्रोह जी एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की। मिर्जा गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की। सर गांधार और कांधार अलग अलग है क्या? गंधार प्रदेश है और उसमें एक स्थान का नाम करनाल है। और इसमें नूरजहां का उल्लेख इसमें भी किया गया है कि वो वहाँ की, अभी पढ़ रहे हैं अपन नूरजहां को, है पारसी थे ये लोग, अभी पढ़ेंगे अपन पूरा, ठीक। कहानी लंबी है। जहांगीर मुगल बादशाह है, पूरे भारत का बादशाह। अपन इसको 10-15 मिनट में तो पढ़ नहीं सकते, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, टाइम लगेगा। विद्रोह पढ़ते हैं, फिर अपन नूरजहां को पढ़ेंगे पूरा, ठीक। विद्रोह, तो पहला विद्रोह खुसरो, पढ़ लिया अपन ने इसको, खुसरो का विद्रोह। खुसरो का विद्रोह कब हुआ था ये? 1616 1616, ठीक। किसका पुत्र था ये? मानबाई, मानबाई का पुत्र था। और इसका मामा मानसिंह, भगवान दास का पुत्र मानसिंह और पुत्री मानबाई। भगवान दास का एक पुत्र मानसिंह और उसकी पुत्री मानबाई। तो मानसिंह तो महत्वपूर्ण सेनापति था, महत्वपूर्ण वर्चस्व था उसका, ठीक। तो मानसिंह चाहता था कि जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन बने? खुसरो बने, ये प्रयास में था। लेकिन जब उसे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर दो लोगों की शय मिली उसको, मामा मानसिंह और एक है ससुर। दो ही तो लोग होते हैं जो बड़ा भला चाहते हैं। एक मामा, क्योंकि 2 बार मां शब्द है उसमें, मामा की इज्जत करना अपने अपने, ठीक है। तो मामा, मां और वो है मानसिंह। और दूसरा है ससुर। ससुर वो भी महत्वपूर्ण होता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। लड़की है तो ससुर जीवन भर की कमाई उनके लिए कमा के रखते हैं, तो लड़कियों को भी ससुर की इज्जत करना चाहिए और वो हमेशा भला ही सोचते हैं। तो इनके ससुर का नाम है आजम अजीज कोका। आजम अजीज कोका, ये दो लोग चाहते थे कि ये शासक बने और इसका सहयोग उन्होंने किया। फिर अपन ने देखा कि पहली बार विद्रोह किया तो उसे नजरबंद कर दिया, ठीक। यहां तक पढ़ लिया अब था अपन ने नजरबंद। तो फिर ये भाग गया वहां से और कहां गया? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास में। वहां गुरु को पकड़ लिया, ये तो निकल गए वहां से। फिर उनसे इस्लाम कबूल करने की बात की गई, जुर्माना देने की बात की गई, उन्होंने दोनों इनकार कर दिए, तो उन्हें फांसी दे दी गई। फिर भैरवल का युद्ध, नहीं वो भेरावली है ना, भेरावल का युद्ध, और जिसमें ये पराजित हुआ। फिर इसकी दोनों आंखें निकालवा दी, अंधा कर दिया और इसे कैद खाने में डाल दिया गया। और वहां पर जो है 1622 में जहांगीर द्वारा इसकी हत्या की, 1622 में खुर्रम द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। ये भी एक बात नोट कर लेंगे। 1622 में शाहजहां द्वारा खुसरो की हत्या कर दी गई, अब हम बात करते हैं महावत खान का विद्रोह। दूसरा, महावत खान का
विद्रोह, और ये हुआ है 1622 में, महावत खान का विद्रोह। हमें खुसरो का विद्रोह भी, खुसरो के बाद खुर्रम का भी विद्रोह पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम महावत खान के विद्रोह की बात करते हैं। महावत खान 22 नहीं 26 है, 1626, यह अंतिम समय का विद्रोह है। और ये बोला जाता है कि इसने जहांगीर और नूरजहां दोनों को बंदी बना लिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसने बंदी बनाया था? महावत खान ने। महावत खान कौन था? इनका सेनापति था, सलाहकार था। लेकिन विद्रोह क्यों किया उसने? तो देखा तो खुसरो अलग विद्रोह कर रहा है, खुर्रम अलग विद्रोह कर रहा है, जो मुगल बादशाह है वो नूरजहां के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। नूरजहां को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आगे पढ़ेंगे, जबकि वो बीच की घटना है, इन सबके बीच की घटना है। ये इसके और इसके बीच की घटना है नूरजहां का, लेकिन हम उसे अलग से पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो इन सब कारणों से महावत खान परेशान हो गया और उसने सोचा ये लोग विद्रोह कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो इसने विद्रोह किया। कौन था? तो सर्वोत्तम सैनिक व राजनीतिज्ञ, सर्वोत्तम सैनिक व राजनीतिज्ञ खुर्रम के विद्रोह को दबाने के बाद इसके सम्मान में वृद्धि हुई। खुर्रम के विद्रोह को दबाने के बाद इसके सम्मान में वृद्धि हुई। अब यहां थोड़ी सी समझने वाली बात है। देखो, सब चाहते थे, जैसे 5 पत्नियां पढ़ी अपन ने और एक नूरजहां के बारे में भी पढ़ा, सबके अपने अपने पुत्र पुत्रियां थी, तो हर कोई चाहता था कि उनका पुत्र जो है मुगल बादशाह बने। तो सबसे पहले खुसरो का खेल खत्म। अब खुर्रम को भी चाहते थे कि ये शासक बने, उसका भी कोई होगा, एक आसफ खान करके एक व्यक्ति आएगा उसमें, लेकिन वो वाला आसफ खान नहीं है, एक अलग आसफ खान है। ये भी चाहेगा, ये खुर्रम का ससुर रहेगा, वो चाहेगा कि ये शासक बने। लेकिन नूरजहां की एक पहले पति की बेटी थी, क्या नाम था? लाडली बेगम। उसका विवाह जो है जहांगीर के पुत्र से कर दिया था। सब चल रहा था, नूरजहां और जहांगीर पति पत्नी, लेकिन जहांगीर का एक पुत्र और नूरजहां की पहले पति से प्राप्त पुत्री, इन दोनों का विवाह कर दिया। और नूरजहां चाहती थी कि जो शहरयार से जो विवाह किया था वो शासक बने, वो ये चाहती थी। और नूरजहां का शासन पर बड़ा प्रभाव था। लेकिन अब ये महावत खान का मैटर देखो, अब इसने खुर्रम के विद्रोह को दबा के आया था, जहांगीर का इसके ऊपर विश्वास बढ़ते जा रहा था। तो इस स्थिति में नूरजहां की कई बातें जो है वो जहांगीर अनदेखी कर रहा था। तो नूरजहां को ऐसा लगा कि जब तक महावत खान दिल्ली या आगरा में रहेगा तो ये क्या करेगा, अपनी चलाते रहेगा, और मेरा जो है जो मेरे मंसूबे हैं वो शायद सफल न हो। तो इसलिए नूरजहां ने वहां पर अपनी 1.5 टांग चला और उसको दक्षिण की ओर भेज दिया, वहां से दिल्ली से बाहर भेजने की कोशिश की कि इसे और कहीं की सूबेदारी दे देते हैं तो ये यहां से अलग हो जाएगा। तो लिखेंगे, नूरजहां ने महावत खान को दबाने के उद्देश्य से बंगाल जाने का आदेश दिया, बंगाल जाने का आदेश दिया। साथ ही राजद्रोह का आरोप लगाते हुए, साथ ही राजद्रोह का आरोप
लगाते हुए बंगाल व बिहार में जीते हाथियों और धन का हिसाब मांगा। धन का हिसाब मांगा। अब इससे महावत खान ने क्या किया, अपने आप को अपमानित महसूस किया कि सर मैंने जीवन भर इनकी सेवा की। जैसे बैरम खान के साथ में भी ऐसे ही हुआ था, तो उसने भी विद्रोह किया था। कौन सा युद्ध हुआ था? तिलवाड़ा का युद्ध। वो उसने भी जीवन भर सेवा की थी इनकी। और इन्होंने, जैसे चालाक लोग होते हैं दुनिया के, है ना, जैसे चाय में मक्खी गिर जाए तो क्या करते हैं? चाय फेंक देते हैं। और यदि घी में मक्खी गिर जाए तो फिर मक्खी को फेंक देते हैं। तो दुनिया चालाक है ना, लोग बाग चालाक है। अपन भी दुनिया के हिस्से हैं, अपने को भी चालाक होना चाहिए। तो यही हुआ इनके साथ में। तो महावत खान को अलग कर दिया। महावत खान ने अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस किया। आगे लिखेंगे, अपमान महसूस कर रहे महावत खान ने काबुल जा रहे जहांगीर व नूरजहां को 1626 में झेलम नदी के किनारे बंदी बना लिया। उन्होंने सोचा अब इनको सबक ही सिखा देता हूँ, इनको पता तो चले कि महावत खान क्या चीज है। तो दोनों को बंदी बना लिया। फिर अब वो तो मुगल बादशाह, शाही सेना आई। शाही सेना जैसे ही वहां पहुंची, महावत खान को लगा है कि मैं बड़ा तो लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हूं। तो फिर वहां से भाग गया, रोहतासगढ़ भाग गया। लेकिन जहांगीर ने उसे माफ कर दिया। किसको? महावत खान को माफ कर दिया। और फिर वो खुर्रम की सेवा में चला गया। फिर खुर्रम की सेना में ही वो काम करते रहा। क्लियर? महावत खान का विद्रोह। चलो आज एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं हम, इनकी इब्ने जी की इच्छा पूरी करते हैं। नूरजहां क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मैं बताएं, जब मैं इतिहास पढ़ता था, 6वीं की बुक थी, तो उसमें जहांगीर के साथ में नूरजहां का चित्र रहता था। और नूरजहां के हाथ में एक गुलाब का फूल होता था। क्या होता था? गुलाब का फूल। देखो उस समय की किताबें कितनी इंटरेस्टेड होती थी कि ऐसा कुछ बना दिया जाता था कि उसको देख के हमें पढ़ने की इच्छा होती थी। और मेरा ये मानना है कि अभी की जो किताबें हैं वो बच्चों के पढ़ने के हिसाब से उतनी रोचक नहीं है। तो नूरजहां की बात कर रहे हैं। तो पारसी गयास बेग की पुत्री, पारसी गयास बेग की पुत्री, मैं शाही पढ़ दे रहे हैं। पारसी गयास बेग की पुत्री, और मां का नाम है अस्मत बेगम। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मां अस्मत बेगम, क्या किया था इन्होंने? इत्र का आविष्कार गुलाब के फूल से इन्होंने निकाला था। मैंने बताया ना, इनके हाथ में गुलाब होता था। गुलाब के फूल से इत्र बनाने की विधि इन्होंने निकाली थी। तो अस्मत बेगम, इत्र का आविष्कार। इनका भाई था, भाई आसफ खान। इनके भाई का नाम है आसफ खान। और आसफ खान की एक पुत्री भी होगी। और उसका विवाह किससे होगा?
शाहजहाँ से। खुर्रम से, वही शाहजहां से, है ना। आसफ खान, और आसफ खान की पुत्री का विवाह खुर्रम से होगा। ठीक है, कहानी को समझना है यहाँ पर कि ये एक ही दल के रहते हुए विरोध कैसे हो गया इनका, देखिए। ठीक, तो और इसका जो विवाह हुआ था, विवाह किसका? नूरजहां का, पहले विवाह की बात कर रहे हैं, और ये हुआ था अली कुली बेग। ये भी पारसी अली कुली बेग, लगभग 1606 में इसका विवाह हो गया। और इसे उपाधि दी थी अली कुली बेग को, जहांगीर ने दी थी शेर अफगान की उपाधि दी थी। क्यों? जैसे शेर खान को, फरीद को बहार खान लोहानी ने शेर खान की उपाधि दी थी, उसने शेर का वध किया था, शेर की हत्या की थी। तो ऐसे इसने भी शेर को मारा था, इसलिए इसे शेर अफगान की उपाधि दी गई थी। और वास्तविक नाम क्या था इसका? वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। ये जो अली कुली बेग कुतुबुद्दीन द्वारा हत्या करती थी। एक अभियान में कुतुबुद्दीन ने उसकी हत्या कर दी थी। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जहांगीर के कहने पर उसकी हत्या करवा दी गई थी। क्लियर? अब जहांगीर तो उसके ऊपर फिदा थे, तो 1611 में जहांगीर से विवाह, यह जहांगीर वाली बात पढ़ेंगे। 1611 में जहांगीर से उसका विवाह हुआ। और क्या उपाधि दी इन्होंने? शुरुआत में नूरमहल, फिर नूरजहां, ये दो उपाधि दी थी। नूरमहल, महल की रोशनी, नूरजहां, विश्व की रोशनी, संसार की रोशनी। एक और उपाधि दी है बादशाह बेगम की उपाधि दी। तो ये उसके जहांगीर से मिलने के पहले की पृष्ठभूमि पढ़ी अपन ने कि उनके पिताजी का नाम गयास बेग था, माता का नाम असमत बेग, जिन्होंने इत्र का आविष्कार किया था, इनका भाई आसफ खान, और आसफ खान की पुत्री का विवाह जहांगीर के पुत्र खुर्रम से होगा। इसका जो विवाह हुआ है पारसी अली कुली बेग से। जी मैं शुरू कर रहा हूं। पारसी अली कुली बेग से उसका विवाह हुआ, और कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन द्वारा जहांगीर के कहने पर उस अली कुली बेग की हत्या कर दी। कभी जहांगीर ने उसे शेर अफगान की उपाधि भी दी थी। फिर उसकी हत्या होने के बाद में ये विधवा जो है मेहरुन्निसा से 1611 ईस्वी में जहांगीर ने निकाह पढ़वाए और उसे नूरमहल की उपाधि दी, नूरजहां की उपाधि दी, बादशाह बेगम की उपाधि दी। जहांगीर इतना अधिक उससे प्रभावित था कि राजकीय फरमान जो भी होते थे, आदेश वगैरह निकलते थे, तो उसमें नूरजहां का नाम भी होता था, नूरजहां के हस्ताक्षर होते थे। जो सिक्के बनते थे तो उसमें नूरजहां की फोटो होती थी जहांगीर के साथ में। मतलब इतना अधिक प्रभाव कि जहांगीर नूरजहां के बगैर कुछ करता ही नहीं, सारे काम नूरजहां के माध्यम से। झरों का दर्शन देते थे तो नूरजहां के साथ में देते थे। कोई त्योहार इधर उधर, कोई मिलन समारोह हो रहा है कहीं पे भी, तो ये दोनों साथ में ही जाते थे। झरों का दर्शन भी साथ में ही देते थे। ठीक,
अब यहां पढ़ते हैं अपन जुनता गुट या नूरजहां गुट। जुनता गुट या नूरजहां गुट। जुनता गुट या नूरजहां गुट। तो नूरजहां गुट में कौन कौन था? तो एक तो है पिता गयास बेग, गयास बेग। दूसरे नंबर पे अस्मत बेगम, अस्मत बेगम। तीसरे नंबर पे होंगे आसफ खान, आसफ खान। चौथे नंबर पे होंगे खुर्रम। पांचवें नंबर पर होंगे शहरयार, शहरयार। ये जुनता गुट है। ये क्या है? जुनता गुट या नूरजहां गुट। गयास बेग, अस्मत बेगम, आसफ खान, खुर्रम और शहरयार, ये इन लोगों का एक गुट बनाया और ये लोग साजिश करते थे और जहांगीर इसका शिकार हो जाता था। अब गयास बेग अपन ने पढ़ा, गयास बेग के नाम से एतमादुद्दौला, ये गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। इसका मकबरा भी बना है, पहला सफेद संगमरमर से बना हुआ पहला मकबरा है। वे इसका तो कोई रोल नहीं था, फिर भी इसके नाम की इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि नूरजहां का पिता था, ठीक, जबकि नहीं होना चाहिए था, लेकिन बना। फिर अस्मत बेगम उसकी मां थी, इत्र का आविष्कार किया था। फिर आसफ खान ये भाई था, और ये भाई का विवाह, भाई की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? खुर्रम से। तो खुर्रम को भी इसमें शामिल किया गया, भी चलो खुर्रम जो है वो बादशाह बनेगा। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में आसफ खान और खुर्रम का पत्ता कट हो गया, इस गुट से बाहर कर दिया इन दोनों को। क्यों? क्योंकि आसफ खान चाहता था कि खुर्रम बादशाह बने, लेकिन नूरजहां की जो पहले पति की पुत्री थी लाडली बेगम, उसका विवाह किससे हो गया? शहरयार से। तो बाद में शहरयार को इस गुट में शामिल कर दिया और इन दोनों को बाहर कर दिया। अब नूरजहां चाहते थे कि शहरयार जो है वो मुगल बादशाह बने। ये कहानी समझ में आई थी, ठीक। आगे लिखेंगे, (1611 से 1622 तक खुसरो का पतन हो चुका था, परवेज का पतन हो चुका था, पतन हो चुका था। जहांगीर का दूसरा पुत्र शहरयार, जहांगीर का दूसरा पुत्र शहरयार अल्पायु एवं कमजोर चरित्र का था, जिसका विवाह नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम से हुआ था। यहां तक क्लियर हो गया। अब चूंकि खुर्रम जो है वो इस गुट से बाहर आ जाएगा, दक्षिण भेज दिया जाएगा, दक्षिण में वो विजय प्राप्त करेगा, शाहजहां की उसे उपाधि दी जाएगी और उसका वर्चस्व बढ़ेगा, इधर महावत खान का वर्चस्व बढ़ेगा। तो धीरे धीरे नूरजहां का पद जो है अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो डिटेल में पढ़ेंगे, आज यहीं छोड़ देते हैं और मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में। और कल हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वो शाहजहां से संबंधित होगा, लेकिन जहांगीर के विषय में और हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।